तो अब वक्त सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे का जो हर रविवार को दिखाया जाता है। इस बार सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हो रहे हैं युवा भाजपा नेता सत्यनारायण गोयल। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हो रहे हैं भाजपा के युवा नेता सत्यनारायण गोयल। सत्यनारायण गोयल सत्तू भाई एक ऐसी शख्सियत है जो भाजपा के हर कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़े नजर आते हैं। कार्यकर्ता चाहे शहर का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का, सत्तू गोयल के पास किसी काम के लिए आते हैं तो मना नहीं करते और तुरंत मदद को तैयार हो जाते हैं। बहुत कम समय में भाजपा की राजनीति में तेजी से उभर रहे युवा नेता सत्यनारायण गोयल का राजनीतिक जीवन आरएसएस की शाखा से प्रारंभ हुआ। वे बचपन से ही अपने गांव में आरएसएस की शाखा में जाते थे और फिर नीमच आए तो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। छात्र राजनीति में युवाओं में तगड़ी पकड़ के चलते हुए सीआर का चुनाव जीते और फिर अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो गए। कांग्रेस शासन के दबदबे के बीच सत्यनारायण गोयल अध्यक्ष पद का चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हुए। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में उनका नाम प्रमुख दावेदारों में एक था। तो इस बार सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में मिलिए युवा भाजपा नेता सत्यनारायण गोयल से। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा जिसने युवा राजनीति को नई दिशा दी है। हमारे बीच है भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री सत्यनारायण गोयल। सत्तू भैया, आपका सीटीवी में स्वागत है। और हमारा ये खास कार्यक्रम है सुबह सवेरे, जिसमें हम एक हस्ती को आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और किस तरह से वे राजनीति में आगे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक दौर ऐसा आया कि जब सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में हैं, और साथ ही आपकी राजनीति की शुरुआत एक छात्र जीवन से हुई। तो किस तरह से आपको राजनीति की प्रेरणा मिली? मैं सर्वप्रथम जब नूतन स्कूल में पढ़ाई करता था तो बालाजी झंवर और ब्रजमोहन जी खंडेलवाल, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु भी बोल सकता हूँ, सर्वप्रथम जब मैं 11th क्लास में था तो माननीय खुमान सिंह जी शिवाजी का विधानसभा चुनाव था और वो सबसे पहले जब चिट्ठियाँ लिख के वो बांटते थे तो वो लेके गए थे दोनों जने मेरे को, और मैं मेरे मोहल्ले में चिट्ठियाँ बांटता था। और पार्टी की चिट्ठियाँ? हाँ, पार्टी की चिट्ठियाँ। अच्छा। वो लिख के बांटते थे पहले। सबको पोलिंग की जो लिस्टें होती थी, वोटर लिस्ट निकालनी पड़ती थी, फिर एक एक परिवार की चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी। वो चिट्ठियाँ लिखते थे हम और फिर बांटते थे उनके साथ। अच्छा। उस समय से ही मैं मतलब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। फिर मैं उससे पहले भी जब उम्र में बहुत छोटा था, पर जब वो 1991-1992 में नीमच में बंद हुए, दंगे हुए, तब मेरे भी एक बार डंडे पड़े। अच्छा। तो बाबरी मस्जिद वाले? हाँ, छोटा था बहुत। हाँ। उस समय से जय जय श्री राम के नारे लगाते रहते थे। हाँ। जिस हिंदू का खून ना खोले वो खून नहीं, वो पानी है। अच्छा। जो जवानी राम के काम ना है वो बेकार जवानी है। इस तरह से नारे लगाकर मतलब एक तरह से धर्म में बहुत आस्था रही है शुरू से। जी। अच्छा, ये कॉलेज की राजनीति में भी आपने प्रवेश किया और छात्र राजनीति का लंबा दौर देखा? मैं उस समय छात्र राजनीति में था जब यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। फर्स्ट ईयर से लेकर मैंने बीकॉम फाइनल जब था, मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव भी लड़ा। और जब क्लास प्रतिनिधि जो बनते थे, जिसको सीआर बोलते थे, जब छात्र संघ अध्यक्ष बने उस समय कांग्रेस की सरकार थी? नहीं, मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा, बना नहीं मैं अध्यक्ष। अच्छा। उस समय मेरे सामने रमेश जी राजोरा जो जीरन वाले थे वो बने, क्योंकि कहीं ना कहीं शासकीय प्रभाव हुआ करता था और उसमें जो सीआर नॉमिनेट हुआ करते थे, वो नॉमिनेट सीआर में कम से कम 10-12 सीआर ऐसे थे जो शासकीय कर्मचारियों के सीआर थे। जी। नीमच में वही पहला ऐसा चुनाव था छात्र संघ का जो बड़ा मायने रखता था। उसके बाद वैसा चुनाव आज तक नहीं हुआ। वो एक तरह से प्रथम चुनाव था। जब चुनाव बंद कर दिए थे 15 साल से सरकार ने छात्रों के लिए, और पहला चुनाव ऐसा था जब छात्रों में चुनाव हुए थे। अति उत्साह में छात्र था। आजकल इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता है छात्र राजनीति में। और उस समय के निकले हुए बहुत सारे युवा नेता भी है जो आज भी काम कर रहे हैं और राजनीति में भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति का जो मुख्य आधार होता है वो छात्र जीवन ही होता है। जी। अभी संगठन में जिला मंत्री का पद है आपके पास जी, और संगठन में संघ में भी सक्रिय रहे जी। किस तरह का संगठन का कार्य चल रहा है?
भारतीय जनता पार्टी निरंतर अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रही है। और जो हम लोग आज, जब हम 15 महीने तक सत्ता में नहीं थे, तो मेरे पर 2 केस हुए, एक की जांच चल रही थी और मैं किस तरह के केस? ये 188 वाले केस करवाए। अच्छा। कांग्रेसियों ने एक बार जब विपरीत काल परिस्थिति थी देश में, जब ये उस समय दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान को बधाई दी, तो मैंने सिर्फ एक फेसबुक पे स्टेटमेंट लिखा था कि जो लोग विपरीत काल परिस्थितियों में किसी दूसरे देश के को बधाई दे तो वो किस तरह के नेता कहलाएंगे। तो उसके नीचे गद्दार गद्दार लिखा हुआ आ रहा था। तो उस बात को लेके पूरी कांग्रेस ने आवेदन दिया और मेरे खिलाफ कायमी करे। पर मैं आज भी एक बात बोलना चाहता हूँ, जो देश में रहता है, जो देश का खाता है, जो मातृभूमि से प्रेम नहीं करे, वो देश का गद्दार है। जी जी जी। अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप उधर सुहासरा और इधर भी देख कर आए, क्या स्थिति लगती है? उत्साह है, अति उत्साह। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में इस तरह का उत्साह देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं सुहासरा जब मैं गया तो वहाँ पर हरदीप जी डंग को चाहते हैं लोग, जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को चाहते हैं, उस तरह से वहाँ पर भी हरदीप जी डंग को चाहते हैं। और उनकी लेकिन एमपी में जो गद्दार वाला जो मुद्दा वो छाया हुआ है और लोकतंत्र की हत्या वाला जो मुद्दा है वो छाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं उपचुनावों में इफेक्ट डाल रहा है। राके, मैं आपको आप वरिष्ठ पत्रकार हो और आप इस चीज़ को बहुत नीचे तक समझते हो। आज जब उस समय सिचुएशन थी, आज से 15 महीने पहले, जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, और जब उन्होंने उन मांगों को लेके छोड़ा जो किसान हित में थी, जो मजदूर हित में थी, जो कहीं ना कहीं एक छोटे और मझले व्यापारियों के हित में थी, जो मध्यम वर्गीय के हित में थी, जब उन्होंने उन मांगों को उठाया तब उन्होंने ये मांग करी थी कि अगर आपने कमलनाथ जी इस मांगे नहीं मानी तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। तो तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनकी बात को सुनते हुए, उनके तंज को सुनते हुए सड़क पे उतरे। और जब वो सड़क पे उतरे तो वो सड़क पे नहीं उतरे, कमलनाथ जी सड़क पे उतर गए। तो ये कोई गद्दार वाली बात नहीं, ये सिद्धांतों वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अगर मान लीजिए हम 5 साल में एक जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, सब लोग वोट डालते हैं और दल बदल करके पार्टी चेंज कर लेते हैं मंत्री बनने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए तो घातक है। अब आप इस चीज को घातक नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम किसी सफर पे जा रहे हैं, हम किसी सफर पे जा रहे हैं और किसी बस में हम बैठे, यहाँ से मंदसौर तक का टिकट लिया हमने, पर मालूम पड़ा मंदसौर तक पहुँचते पहुँचते बस खराब हो गई। तो या तो बस में बैठे बैठे हम परेशान हो जाएंगे और या फिर हमको रास्ते में पहुँचने के लिए दूसरी बस में बैठना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह से घातक नहीं हो सकता। लोकतंत्र में हम इस चीज को उस दिशा में नहीं ले, जब हम कहीं फंस गए तो ये जो पार्टी के और वरिष्ठ नेतृत्व का लिया हुआ डिसीजन है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिले का कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है यहाँ का जो नीचे का आदमी है, यहाँ के आदमी का काम कराना, उसके लिए शासन प्रशासन से लड़ना, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मेरा उद्देश्य एक ही है, मानवता की सेवा करना। मैं राजनीति में इसलिए भी नहीं आया हूँ कि मेरे को चुनाव लड़ना है, कि मेरे को पद चाहिए। मेरा कोई ना पैसा कमाना, मेरे को भाजपा में बतौर जिला मंत्री यूं तो अनेक है और कई महामंत्री भी है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता सत्तू भाई ने हासिल कर रखी है। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार और वे दोनों अच्छे मित्र रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में दोनों का नाम था, लेकिन बाजी पवन पाटीदार मार ले गए। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी उनका नाम तेजी से उभरा था। इसी बीच उनकी दूरी नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार से बढ़ गई थी। चुनाव बाद दिलीप सिंह परिहार और सत्यनारायण गोयल के बीच मित्रता ऐसी प्रगाढ़ हुई कि दोनों नीमच से भोपाल तक साथ नजर आने लगे। कई कार्यक्रमों में छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में दिखे। इससे यह अंदाजा लगने लगा कि चर्चा चल पड़ी कि नगरपालिका चुनाव को लेकर कोई पेस्ट हुआ है, लेकिन सत्यनारायण गोयल इससे इनकार करते हैं। दिलीप बापू मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं राजनीति में उनसे सीख कर ही आगे बढ़ा हूँ। चुनावों के समय तो आपका नाम बड़ा तेजी से चला था, एक उभरता हुआ नाम आया था कि विधानसभा में अगर कोई दावेदार है तो नीमच में एक नाम बहुत तेजी से उभरा था और उस समय आपकी गतिविधियां भी एकदम तेज हो गई थी। तो टिकट नहीं मिलने का कोई मलाल रहा? नहीं। कभी भी अगर कोई भी काम किया जाए, हम किसी क्लास में पढ़ते हैं और अगर उसमें एग्जाम में कम नंबर आ जाए या हम फेल हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे।
किसान कभी कभी फसल बोता है और कभी कभी जब फसल पक जाती है और बिल्कुल उस फसल को काटने का समय आ जाता है और ऊपर से पानी गिर जाता है, बर्फ वर्षा हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है और वो फसल खराब हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान फसल बोना बंद कर देगा। अच्छा, पवन पाटीदार आपके राजनीतिक मित्र भी रहे, परम मित्र भी रहे, और अब जब राजनीति में वो जिला अध्यक्ष बन गए तो कहीं ना कहीं आपके बीच में जो खटास थी वो अभी भी बनी हुई है, एक साथ कार्यक्रमों में नहीं देखा जाता है। जिस तरह की दोस्ती पहले थी राजनीति में आने से पहले, वो अब राजनीति में आने के बाद एक प्रतिद्वंदी के रूप में आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पवन जी पार्टी के सिरमौर है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है। आपको खुशी थी या है कि वो जिलाध्यक्ष बने? निश्चित, जब आपका कोई साथी रहता है, आपके साथ में काम करने वाला होता है और वो जब आगे बढ़ता है तो आप, लेकिन आप दोनों युवा हैं और दोनों ही अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति में दो बड़े चेहरे हैं, सत्यनारायण गोयल और पवन पाटीदार, तो इनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अभी भी है। आपने अभी पूछते पूछते बोला सत्यनारायण पाटीदार। नहीं, सत्यनारायण मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके जो आंसर है, क्वेश्चन है ना, उसी में मेरा आंसर है कि सत्यनारायण प्लस पाटीदार। हाँ। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के दो सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने निकले हैं और पवन जी का एक नेतृत्व तो हमें मिलेगा। हम इस जिले में और उभर कर काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन लिया है कि युवाओं को मौका दिया, तो कहीं ना कहीं जब युवा आके क्षेत्र में काम करता है और मैं इस तरह को मानता हूँ कि युवा को जब पलट दे तो वो उसका शब्द हो जाता है वायु। एक और चीज ये कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री बने हो, विधानसभा से जब तेजी से नाम चल रहा था आपका, तब तक उससे पहले से दिलीप जी के साथ आपकी छवि आप कम साथ नजर आते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव निपटा तो आजकल दिलीप जी के साथ एक सिपाही की तरह नजर आते हैं। कहीं भी हर कार्यक्रम में आप साथ में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं दिलीप जी ने आपको साथ लिया कि नगर पालिका अध्यक्ष की तैयारी आपसे कराएंगे? क्या होता है कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, आज जब दिलीप जी वैसा विधायक बन गए और पहले अब भी जिस तरह से दिलीप जी से रिलेशन थे पहले भी थे। मैं दिलीप जी वैसा से 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद तो बहुत नजदीक क्या नजर आई। नहीं, मैं उनसे वो सिर्फ ऐसा हो सकता है कि मीडिया का देखने का नजरिया हो गया। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कोई पैक्ट हुआ हो कि नगर पालिका? नहीं, हमारे विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, 3 बार के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और 3 बार के विधायक हैं। इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेतृत्व में माननीय दिलीप सिंह जी परिहार हैं और उनके दिशा निर्देशन में ही सारा आज युवा वर्ग। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। जहाँ पार्टी मौका देगी, जैसा काम देगी वैसा काम करूँगा। निर्वाचन के क्षेत्र में आने वाले समय में कहाँ तैयारी है? किस क्षेत्र में अपने कुछ लक्ष्य बना रखा है? आने वाले 5 सालों में विधानसभा की तैयारी करनी है या 2 महीने वाले में होने वाले नगर पालिका की तैयारी करनी है? किस तरह की योजना है? आप मेरे को देख रहे हो, जब लॉकडाउन था तब भी मैं निरंतर जनता के बीच में था और बिना किसी लालच के था। आपने देखा होगा, मैंने उस समय जब सब्जियां भी बांटी, मेरे को राजनीति में ऐसा नहीं है कि आज मुझे चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी या काम कराएगी तो ही मैं काम करूँगा। मेरा उद्देश्य एक ही है, काम करना है मेरे को। जहाँ पार्टी मौका देगी, जैसा काम देगी, चाहे संगठन में काम दे, चाहे सत्ता में काम दे, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी काम देगी वहाँ काम करना है। मतलब 2001 में आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लगभग 20 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं इतना लंबा समय गुजरने के बाद, संगठन में भी रहने के बाद, कोई जनप्रतिनिधि वाला पद पर आप नहीं पहुंचे, जैसा कि आपकी कल्पना थी कि नगर पालिका अध्यक्ष या इससे के बाद अपने विधानसभा या दूसरे अन्य पद थे, तो कोई ना कोई मलाल है इतना लंबा समय गुजारने? नहीं, मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ भी बहुत नाजुक थी। मैं जब 2001 में छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा, उसके बाद घर में मेरी परिस्थितियाँ बहुत नाजुक थी और मैंने एक चीज़ निश्चित कर ली थी कि मैं सक्रिय राजनीति जिसे बोलेंगे कि अच्छा, बीच में राजनीति से दूर हो गए थे? नहीं, राजनीति से दूर नहीं हुआ, मैं कार्यक्रमों में आता जाता था, पर मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत कमजोर थी। मम्मी सिलाई करती थी, मैंने खुद ने 15 रुपये रोज में होटल में काम करा और उस समय हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा भाई था। पापा की भी स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता था, हम गांव में रहते थे, गांव से यहाँ आए और परिस्थितियाँ इतनी नाजुक थी कि मैंने एक चीज़ निश्चित कर ली थी कि मेरे को पहले खुद मजबूत होना है
मैं खुद मजबूत होऊंगा, उसके बाद मैं राजनीति में काम करूंगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूं कि मैं सबसे पहले मैं मजबूत होऊंगा, मेरा परिवार मजबूत होगा तो मैं समाज के लिए काम कर पाऊंगा। जी जी, ऐसा कहते हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, एक बॉस होना बहुत जरूरी है, एक गॉडफादर होना जरूरी है। राजनीति में आपका गॉडफादर कौन है? भगवा ध्वज गुरु वही है हमारे। भगवा ध्वज है, लेकिन भगवा ध्वज तो खैर संगठन का परचम है, फिर भी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोई किसी न किसी का तो होना जरूरी है, संरक्षक दाता के रूप में। भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, हम संगठन के लोग हैं, संगठन जो आदेश करता है वो काम करते हैं। फिर भी क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर हो, ऐसा निश्चित जी जी। कहा अच्छा, एक ये था कि जब हमारे स्वीपर भाई हैं, आप जब जिला मंत्री बने थे, एक बड़ा पद आपको मिला था, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, तो साक्षात दंडवत किया था आपने उन लोगों को जाकर, तो आपके दंडवत को भी कई लोगों ने राजनीति से जोड़कर देखा और बोले ये आने वाले उस समय विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए प्रोपोगंडा बता रहे थे, क्या स्थिति थी? मैं राकेश जी साहब ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ। जब मैं नीमच आया था तो अब वो परिस्थितियाँ नहीं रही है, पर हम अभ्युदय स्कूल में पढ़ते थे, तो हमको उस समय एक हीन दृष्टि से दिखाया जाता था, और हमको जो हम कक्षा में पढ़ते थे हमको पीछे बिठाया जाता था। उस समय मेरे 3 मित्र हुआ करते थे, एक शिव चौहान, भगवान दास जायसवाल और एक गोविंद जो सिंधी था। मैं शुरू से उस वर्ग से रहा हूँ, उस वर्ग से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं रहता था तब भी मेरे साथ भील समाज के लोग, हरिजन समाज के लोग, वही मेरे मित्र हुआ करते थे। मेरे मन में बड़ी आस्था है और मैं कहीं ना कहीं उस वर्ग के लिए और उस समाज के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने सहा है उस चीज़ को, चाहे मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ। और उस दिन को प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते हैं, उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, और मैंने एक चीज़ सोची कि हमारी जो मम्मी हमको बोलती थी जहाँ स्वच्छता होती है, या हमारी संस्कृति बोलती है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, और जो ईश्वर की ओर लेके जाए वो गुरु समान होता है। तो मैंने जो स्वीपर भाई थे हमारे, या जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनको गुरु मान के पूजा करी है उनकी। उनको उस दिशा में नहीं सोचा है कि वो काम कर रहे हैं, उनके काम का सम्मान करा जी। अच्छा, व्यक्ति का सम्मान नहीं है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है पूरे मध्य प्रदेश में, नीमच में भी नगरीय निकाय की स्थिति क्या बनेगी? चूंकि सरकार चेंज होने के बाद डायरेक्ट चुनाव की संभावना बन रही है, और अब भी फिर सरकार का कोई अगर परिवर्तन होता है तो फिर क्या रहेगा? आपका क्या लक्ष्य आने वाले, क्या नगर पालिका में फाइट करेंगे? मैंने आपको इस चीज़ को शुरू से बोला, जहाँ भारतीय जनता पार्टी बोलेगी और जैसा बोलेगी, पार्टी बोलेगी आपको संगठन में काम करना, मैं संगठन में काम करूँगा, बिना मलाल के काम करूँगा। पार्टी बोलेगी आपको ये चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी जैसा आदेश करेगी। अब वो परिस्थितियाँ नहीं है, हमको काम करना है। जब हम काम करेंगे, जहाँ पार्टी को उपयोग लगेगा, पार्टी उठा लेगी हमको। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो आप थे सत्यनारायण गोयल, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री और नीमच भाजपा के युवा नेता, जो आज CTV के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हुए। अगले रविवार फिर मुलाकात कराएंगे किसी और हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार।